नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को नवाचार में प्रोत्साहन देने वाली स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना की। बताएंगे क्या है IHBT प्रयोगशाला से सीधे किसानों के खेत तक पहुंच रही लाभकारी कृषि तकनीकें। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। गांधी दर्शन में अत्याधुनिक डोम थिएटर का शुभारंभ। नवीन तकनीक द्वारा युवा पीढ़ी को गांधी जी के जीवन और शिक्षा से जोड़ने के लिए DST की अभिनव पहल। स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना में 21 वैज्ञानिकों का चयन। विज्ञान के क्षेत्र में युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी जाती है ये फेलोशिप। जंगली गेंदे की खेती और तेल उत्पादन तकनीक विकसित। हिमाचल के किसानों का जीवन बदल रही है CSIR IHBT की अरोमा मिशन प्रौद्योगिकी। और हमारी आकाश गंगा से आ रहे हैं रहस्यमयी रेडियो संकेत। वैज्ञानिकों को पहली बार मिल्की वे के अंदर से तीव्र रेडियो विस्फोट संकेत प्राप्त करने में मिली कामयाबी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जीवन के हर क्षेत्र की प्रगति का आधार बन चुका है और अब संस्कृति और साइंस का भी संगम हो रहा है। हाल ही में दिल्ली के राजघाट पर एक 360 डिग्री डायमेंशन डोम थिएटर का शुभारंभ किया गया। गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये डोम थिएटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और IIT दिल्ली के सहयोग से तैयार किया गया है। इस थिएटर में अत्याधुनिक प्रोजेक्शन तकनीक द्वारा गांधी जी के जीवन और शिक्षा से नई पीढ़ी को अवगत कराया जाएगा। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। विज्ञान और तकनीक के विकास ने सूचना और ज्ञान पहुंचाने के नए माध्यम विकसित किए, जो भागदौड़ भरी आज की जिंदगी के बीच कम समय में जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। और अब तो किताबों तक सीमित ऐसी जानकारियां भी डिजिटल की जा रही हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। हमारे इतिहास और संस्कृति से जुड़ा ऐसा ही नाम है महात्मा गांधी। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 150वीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में डिजिटल गांधी मुहिम की शुरुआत की थी। इस मुहिम के तहत नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर गांधी जी के जीवन और उनकी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भी भागीदार है। हाल ही में दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी दर्शन में एक 360 डिग्री आयाम डोम थिएटर का शुभारंभ किया गया। इस डोम थिएटर का निर्माण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और उसकी एक स्टार्टअप कंपनी के सहयोग से किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में विज्ञान के माध्यम से भी देश के और दुनिया के नौजवानों को महात्मा गांधी का संदेश पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं कला एवं संस्कृति मंत्रालय ने साझा प्रयास किया है। डोम थिएटर एक उच्च प्रोजेक्शन तकनीक है, जिसके द्वारा तल्लीन कर देने वाली वर्चुअल रियलिटी का आभास होता है। इसमें गोलाकार गुंबद पर 4 प्रोजेक्टर्स द्वारा एक फिल्म का डिजिटल प्रोजेक्शन किया जाता है। समतल स्क्रीन की तुलना में डोम थिएटर में फिल्म का क्षेत्र बढ़ जाता है। साथ ही दृश्य और ध्वनि में 3D जैसा प्रभाव पैदा होता है। इससे फिल्म की रोचकता और बढ़ जाती है। इसमें टेक्नोलॉजी का ये यूज़ रहता है कि जब आप 360 डिग्री या 180 डिग्री, जिसमें एक्चुअली में अल्टीमेटली 180 या 270 डिग्री रहता है, तो उसकी जो फिल्म्स की शूटिंग होती है वो भी एक फिश आई 2D फॉर्मेट बोलते हैं, उसमें होनी चाहिए। और उसके साथ जब प्रोजेक्टर्स वगैरह हैं और उनकी सिंकिंग रहनी चाहिए, उसकी प्रॉपरली आप जब 4 प्रोजेक्टर से कुछ दिखा रहे हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट में कैलिब्रेशन वगैरह करके उसको देखना चाहिए। तो IIT दिल्ली ज़्यादा टेक्नोलॉजी पार्टनर था। कंटेंट भी फिर हम लोगों ने प्रोफेशनल्स के साथ प्रोड्यूस किया।
गांधी जी से परिचय कराने के लिए वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डोम थिएटर के साथ ही गांधी दर्शन में एक डिजिटल प्रदर्शनी की भी शुरुआत की गई है, जहां नवीन प्रौद्योगिकी द्वारा रोचक और रोमांचक तरीके से गांधी जीवन को समझा जा सकता है, जो खासकर नई पीढ़ी को आकर्षित करने वाला है। 150वां जो वर्ष चल रहा है महात्मा गांधी का, तो उसको हम लोगों तक कैसे अच्छी तरह पहुंचाएं जिससे कि हमारे युवा लोगों में भी उस पर आकर्षण पैदा हो। तो उसके लिए जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं आज की, जो साइबर टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके द्वारा उनके जो संदेश हैं उसको लोगों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। तो इसमें DST क्योंकि बहुत नई नई टेक्नोलॉजी उभर कर आ रही हैं, तो DST ने सबको सपोर्ट किया है IITs के अंदर वगैरह, तो उन सब का उपयोग करके यहाँ पर एक डोम थिएटर बनाया है जिसमें इमर्सिव मूवी जो है गांधी जी की वो दिखाई जाए। 150वीं गांधी जयंती को लेकर एक वर्ष पहले से कार्यक्रम शुरू किए गए थे, जो अगले वर्ष तक चलेंगे। इनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तकनीकी संस्थानों की मदद से वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक आधारित डिजिटल गांधी ज्ञान विज्ञान प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के 15 विज्ञान संग्रहालयों सहित गांधी स्मृति और गांधी दर्शन कुल 17 जगहों पर ये डिजिटल प्रदर्शनियां चल रही हैं, जिनका उद्देश्य गांधी संस्कृति को तकनीक के द्वारा जन जन तक पहुंचाना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आजादी के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती फेलोशिप्स की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवा वैज्ञानिकों को बुनियादी अनुसंधान आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने साल 2019-20 की फेलोशिप के लिए चुने गए वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा कर दी है। इस बार देश के विभिन्न विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थानों से 21 युवा वैज्ञानिकों को चुना गया है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। देश के प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने वाली स्वर्ण जयंती फेलोशिप्स योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने साल 2019 और 20 के लिए नामों की घोषणा कर दी है। इस सूची में इस बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों से 21 युवा वैज्ञानिक चुने गए हैं, जिनमें भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों में से आईसर पुणे से डॉक्टर अंशुमन नाग, डॉक्टर अनूप बिस्वास, डॉक्टर राजेश नाथ, आईसर तिरुपति से डॉक्टर एकम्बरम बालारमन, डॉक्टर वंचियप्पन अरविंदन, आईसर भोपाल की डॉक्टर आर महालक्ष्मी और आईसर कोलकाता के डॉक्टर दिव्येंदु दास को चुना गया है। देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से IIT मद्रास के डॉक्टर P अनबरासन, डॉक्टर प्रभु राजगोपाल, IIT हैदराबाद के डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, IIT गुवाहाटी के डॉक्टर विमान V मंडल और IIT रोपड़ के डॉक्टर राजेश V नायर को फेलोशिप के लिए चुना गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में से चुने गए वैज्ञानिकों में डॉक्टर संदीप ईश्वरप्पा, डॉक्टर महेश ककड़े, डॉक्टर संबुद्ध मिश्रा और डॉक्टर सूर्य सारथी बोस के नाम शामिल हैं। इनके अलावा टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई से डॉक्टर हरिहरन नारायण और डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर गोपाल जी झा, भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर के डॉक्टर संजीव कुमार अग्रवाल, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के डॉक्टर विजय कुमार एस नायर को स्वर्ण जयंती फेलोशिप्स योजना पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपको बता दें, फेलोशिप और शोध के लिए चुने गए वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शोध से जुड़े सभी कार्यों के लिए वित्तीय मदद के साथ ही 25,000 रुपये प्रतिमाह फेलोशिप और इसके अलावा वैज्ञानिकों को 5 वर्षों के लिए 5 लाख रुपए का शोध अनुदान भी दिया जाता है, ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन विचारों वाली अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा मिले और देश हर क्षेत्र में मजबूत हो।
अरोमा यानी खुशबू का वैश्विक स्तर पर एक बड़ा उद्योग है, लेकिन इस उद्योग में भारत का हिस्सा काफी कम रहा है। CSIR का हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर भारत की अरोमा मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इस मिशन के तहत IHBT ने वाइल्ड मैरीगोल्ड यानी जंगली गेंदे की खेती और तेल उत्पादन की तकनीक विकसित की है। ये तकनीक क्षेत्र के किसानों का जीवन स्तर सुधारने के साथ साथ सुगंधित फसलों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ रही है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। वाइल्ड मैरीगोल्ड यानी जंगली गेंदा एक ऐसा पौधा जिसके बहुउपयोगी तेल की सुगंध से लेकर खाद्य उद्योग तक में बड़ी मांग है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने अब जंगली गेंदे को हिमाचल के किसानों की आय का स्रोत बना दिया है। भारत के अरोमा मिशन के तहत IHBT के वैज्ञानिकों ने जंगली गेंदे की खेती और उससे सगंध तेल निकालने की तकनीक विकसित की। पहाड़ के किसानों को सामूहिक खेती के लिए प्रेरित किया, बेहतर प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराए, साथ ही सगंध तेल आसवन प्लांट लगाए ताकि किसान फसल से लेकर उत्पादन तक का सीधा फायदा उठा सके। सारे किसानों को जोड़ा, सही वैरायटी दी उनको और साथ साथ प्रोसेसिंग प्लांट भी लगवाए तेल निकालने के, और किसानों को सिखाया भी। तो किसानों की कंप्लीट हैंड होल्डिंग करी कि बिजाई कैसे की जाती है, जुताई कैसे की जाती है, कटाई कैसे की जाती है और उसमें से तेल का आसवन कैसे किया जाता है। सारी प्रक्रियाएं हमने उन किसानों को समझाई, किसानों ने सीखी, सारा तेल निकाला और किसानों ने सारा तेल मार्केट में बेचा। और आज मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस समय हिमाचल नंबर 1 स्टेट है खासकर जंगली गेंदे के तेल उत्पादन में। जंगली गेंदे का बोटेनिकल नाम तजिस्त मिनुटा है। आमतौर पर समशीतोष्ण क्षेत्र में उगने वाली इसकी कई प्रजातियों में तजिस्त मिनुटा एल की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। इस पूरे पौधे के अर्क में संभावित जैव सक्रिय और चिकित्सीय गुण होते हैं और अन्य प्रजातियों के मुकाबले इसमें सबसे ज्यादा तेल निकलता है। इसकी खेती के लिए भी बहुत ज्यादा रखरखाव की जरूरत नहीं होती। हमारे संस्थान द्वारा इसकी 2 किस्में विकसित की हैं, एक है हिम गोल्ड और एक है हिम स्वर्णिमा। हिम गोल्ड में 0.3% तक सुगंधित तेल पाया जाता है और जो हिम स्वर्णिमा है उसमें 0.35% तक सुगंधित तेल पाया जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण तत्व है वो ओसिमिन, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसमें ओसिमिन काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी डिमांड रहती है। हिमाचल के कई हिस्सों में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई जंगली गेंदे की खेती ने यहाँ के किसानों की स्थिति बदलनी शुरू कर दी है। कम लागत में मिली फसल से वो लगाए गए प्लांट में सामूहिक रूप से सुगंधित तेल निकाल रहे हैं, जिसका अन्य फसलों के मुकाबले उन्हें ज्यादा दाम मिल रहा है। इस एरिया की जो मुख्यतः फसल थी वो मक्की थी, लेकिन मक्की में यहाँ बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आज के समय में जंगली जानवरों का आतंक बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण जो है वो हमें किसानों को जो है वो 10% फसल का भी मूल्य हमें प्राप्त नहीं होता था। मैं 6 साल से CSIR IHBT पालमपुर से जुड़ा और वहाँ की तकनीक यहाँ तक पहुँचाई। तो 1 बीघा में जो है लगभग जो है हमारा अच्छा हो तो 10 और 15 क्विंटल आता है सर, और ना भी हो तो 5 क्विंटल तो आता ही है इसमें। तो 5 क्विंटल में देखिए हम 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसान से लेते हैं यहाँ, तो उसका 15 साढ़े 7,000 हो गया। और मक्की जो थी वो हमारी 500 से लेकर 1,000 रुपये 1 बीघा पे यहाँ हमें मिलती थी, वो भी हमें चौकीदार की तरह हमें यहाँ खड़ा होने पड़ता था तब। IHBT के इस नवाचार और तकनीक को देखने के लिए CSIR के महानिदेशक ने भी सगंध तेल आसवन इकाई का दौरा किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ साथ किसानों के साथ बातचीत की और देश को सुगंध उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाली IHBT की इस पहल की सराहना की।
IHBT का असली काम तो ये था जब शुरू हुआ था कि हमारे हिमालयों में जो जैव विविधता है उसको नापना, उसको संभाल के रखना, यह IHBT का मुख्य काम था। लेकिन साथ ही में जब उन्होंने देखना शुरू किया कि यहाँ पे ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसको लोगों को सीधा फ़ायदा हो, तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जैसे आपने हींग के बारे में सोचा होगा, सुना होगा कि हींग का भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उसी तरह सुगंधी तेल का भी IHBT ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोगों को बहुत गर्व है कि हमारी जो प्रयोगशाला इस कामों में जुटी हुई है वो उसका फ़ायदा सीधा आम जनता तक पहुँच रहा हो, किसानों तक पहुँच रहा हो। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर लंबे समय से अरोमा मिशन पर काम कर रहा है। संस्थान ने पहाड़ी क्षेत्र में कई तरह के सगंध पौधों और फूलों की प्रजातियों को उगाने में उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे आमतौर पर कृषि उत्पादन में पिछड़े इन इलाकों में बड़ा परिवर्तन आया है। ये तकनीक और पद्धतियां महत्वपूर्ण उत्पादन कर देश में आयात का बोझ कम करने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रही हैं। ब्रह्मांड को रहस्यों का अनंत सागर कहा जाता है, लेकिन अब विज्ञान और तकनीक विकास के साथ धीरे धीरे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया जा रहा है। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से आ रहे रहस्यमय रेडियो संकेत का खुलासा किया है। मिल्की वे के अंदर से इस तरह के संकेत पहली बार प्राप्त किए गए हैं। शोध पत्रिका नेचर में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक ये संकेत तीव्र रेडियो विस्फोट के हो सकते हैं। हालांकि इसके स्रोत का भी पूरी तरह पता नहीं चल सका है। एक रिपोर्ट। दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक विभिन्न तकनीकी समाधानों, अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा हमारे ब्रह्मांड पर नजर रखे हुए हैं। ब्रह्मांड के निर्माण पर शोध से लेकर हर घटनाक्रम का अवलोकन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पहली बार वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के अंदर तीव्र रेडियो विस्फोट यानी FRB की पुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के समूह ने इसी साल 27 अप्रैल को 2 अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा हमारी आकाशगंगा के दूसरे छोर से आने वाले कई एक्सरे और गामा रे उत्सर्जन की पहचान की और 2 उत्तरी अमेरिका की दूरबीनों द्वारा इस उत्सर्जन का निरीक्षण किया, जो कि तीव्र रेडियो विस्फोट संकेत हैं। इस विस्फोट को FRB 200428 नाम दिया गया है। बहुत सारी धारणाएं थी कि ये एक एस्ट्रोफिजिकल सोर्स से आ रही है या किसी एक इंटेलिजेंस कोई है, कहीं पर एक एलियंस हैं, या इस तरह की भी चीजें होती थी कि क्या ये कहीं पर एक ऐसी सभ्यता है जो कि इसको भेज रही हो। बट अपनी गैलेक्सी में जब पहली बार ये डिटेक्ट हुआ है, इसमें वो पिन पॉइंट हो गया कि वो एक मैग्नेटार है। तो इसलिए इस डिस्कवरी का जो सबसे महत्वपूर्ण एंगल है वो ये है कि पहली बार ये पता चला है कि जो कि मैग्नेटार, जो कि ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र वाले पिंड होते हैं, वहां से इस प्रकार की किरणें आ रही हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी तीव्र रेडियो विस्फोट को पहली बार 2007 में खोजा गया था। FRB का सबसे संभावित स्रोत मैग्नेटार को माना गया, जो कि एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा होता है जो अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाले होते हैं। ये तीव्र विस्फोट सूर्य से 10 करोड़ गुना ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, लेकिन ये घटना बहुत क्षणिक होती है और अभी तक हमारी आकाशगंगा से बाहर लाखों प्रकाश वर्ष दूर देखी गई थी, इसलिए इन्हें पकड़ पाना और समझना मुश्किल था। पहली बार वैज्ञानिक मिल्की वे के अंदर तीव्र रेडियो विस्फोट के संकेतों को प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं। ये अब तक की सबसे नजदीकी घटना है जिससे तीव्र रेडियो विस्फोटों की उत्पत्ति के रहस्य को सुलझाने में मदद मिल सकती है। इस तरह की बर्स्ट से हमें ये क्लू मिलता है कि किस प्रकार की रेडिएशन मैकेनिज्म वहां पर काम करती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या प्रभाव होता है। तो ये एक नए एरिया को खोलता है एस्ट्रोफिजिक्स में पहली बार कि मैग्नेटार से रिलेटेड बर्स्ट का अगर हम स्टडी करें तो जो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हाईली मैग्नेटाइज्ड हैं, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है उनमें, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनमें से रेडिएशन किस प्रकार से निकलता है। तो ये एक नया एरिया मैं कहूँगा एस्ट्रोफिजिकल स्टडी में खुल गया है इस खोज के बाद।
दुनिया भर की कई दूरबीनों के सहयोग से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित इस अध्ययन को लेकर हाल ही में शोध पत्रिका नेचर में 3 शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। ये स्पष्ट है कि ब्रह्मांड में कुछ चरम स्थितियों के चलते तीव्र रेडियो विस्फोट होते हैं। इन संभावनाओं में तारों के टूटने से लेकर एलियन अवधारणा भी शामिल हैं। लेकिन एफआरबी को मैग्नेटार से जोड़ने वाले सबूत प्रदान करने वाला ये अपनी तरह का पहला अध्ययन है। और अब आखिर में देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 का सफल प्रक्षेपण कर एक उपलब्धि और हासिल कर ली है। इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C49 ने EOS-01 सहित 9 अंतरराष्ट्रीय उपग्रहों सहित उड़ान भरी, जिनमें लिथुआनिया, लक्समबर्ग और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपग्रह शामिल हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की ये 51वीं उड़ान थी। इसरो के मुताबिक EOS-01 के द्वारा पृथ्वी पर नजर रखी जा सकेगी। कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में सहायक इस उपग्रह के स्थापित होने से भारत की क्षमता और बढ़ेगी। दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में भारत के तकरीबन 1000 वैज्ञानिकों को जगह दी गई है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम ने वैश्विक स्तर पर विषयवार वैज्ञानिकों का विश्लेषण किया था, जिसमें साइटेशन डाटाबेस स्कोपस से प्राप्त वैज्ञानिकों द्वारा 2019 तक दिए गए साइटेशनों के प्रभाव और एक कैलेंडर वर्ष में वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए साइटेशन के प्रभाव को शामिल किया गया था। इस अध्ययन के द्वारा प्रभावित करने वाले विश्व के 2% वैज्ञानिक चुने गए। इस सूची में 0.10% भारतीय वैज्ञानिक शामिल हैं, जिनमें UGC के वाइस चेयरमैन डॉक्टर भूषण पटवर्धन, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर KS रंगप्पा, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अहमद कमाल, गांधीयन इंजीनियरिंग के अगुआ रहे डॉक्टर RA माशेलकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की पूर्व निदेशक डॉक्टर विद्या अरनकल्ले, आयुका के डॉक्टर नरेश ददीच जैसे वैज्ञानिकों सहित भारत के विभिन्न विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल हैं। मशहूर भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश आर्य ने लद्दाख में पत्तियों के लगभग 2 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म खोजे हैं। कमजोर चट्टानों के बीच मिले 4 फीट लंबे ये जीवाश्म पाम पौधे की पत्तियों के हैं, जो हिमालय में कहीं नहीं पाया जाता। ये खोज उस सिद्धांत को बल देती है जिसके मुताबिक हिमालय की चोटियां टेथीस महासागर से निकली थीं, जो कि भूगर्भीय इतिहास के अनुसार 2 करोड़ वर्ष पहले तक भारत को तिब्बत से अलग करता था। लद्दाख के सिंधु क्षेत्र की तलछट में मौजूद इन जीवाश्म से पता चलता है कि लद्दाख हिमालय कभी समुद्र के नीचे था। पाम के ये जीवाश्म निकट तटीय वातावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर आर्य के मुताबिक जीवाश्मों के बड़े आकार से पता चलता है कि उनके जमाव के समय स्थितियां भूमध्य रेखीय जलवायु परिस्थितियों के समान गर्म और आर्द्र रही होंगी। हर साल की तरह इस बार भी 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए इस बार इस आयोजन का विषय साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19 रखा गया था। विश्व विज्ञान दिवस का उद्देश्य शांति और विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। आपको बता दें, ये दिवस साल 1999 में बुडापेस्ट में हुए विज्ञान विश्व सम्मेलन का अनुसरण है, जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को ने किया था। इसी कड़ी में यूनेस्को के तहत 10 नवंबर 2002 को पहली बार विश्व विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। तब से दुनिया भर में विज्ञान के लाभों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 10 नवंबर को विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते
इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।